Jai Narayan student, myself Nidhi Lal. Today I discuss for class 10th history chapter 1 the rise of nationalism in Europe. ये राइज ऑफ नेशनलिज्म का मीन्स क्या होता है? नेशनलिज्म मीन्स होता है राष्ट्रवाद, देश प्रेम से प्रेम, अपनी जो कंट्री है उससे किस तरीके से प्यार, अफेक्शन, आपका प्राइड होना। आप देखते हो कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो एक होता है कि उससे कोई आपको मतलब नहीं, लेकिन आप क्या चाहते हो कि इंडिया जीत जाए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक राष्ट्रवाद, एक नेशनलिज्म, ये इस तरीके की जो भावना है वो किस तरीके से यूरोप में आई, अब इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें नेशंस क्या होता है? अ बॉडी ऑफ पीपल हु आर यूनाइटेड बाय सेम पास्ट, कल्चर, पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉमन इंटरेस्ट कैन बी डिफाइंड एज अ नेशन। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगा। और इसमें नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सब टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, पार्ट 1, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आप देख रहे हैं इवेंट्स में कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन किस तरीके से आया। जैसा कि अभी हम लोग ने फर्स्ट टॉपिक में नेशनलिज्म की मीनिंग को समझा और नेशंस के मीन्स को क्लियर किया आपको मैंने अभी। अब आप देख रहे हैं इस पिक्चर्स को, देखिए तो ये फेडरिक सोरू थे 1848 में, वर्ल्ड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिस्पॉन्स विजुअलाइजेशन। एक इनकी जो सोच थी इस आर्टिस्ट की, उनका एक सोच था कि एक ड्रीम उन्होंने अपना प्रेजेंट किया इस प्रिंट में, और 4 प्रिंट्स की सीरीज़ को इसमें दर्शाया हुआ है। और इस पेंटिंग में आप देख रहे होंगे कि क्या मतलब एक उनको एक विजुलाइज उन्होंने किया है कि एक डेमोक्रेटिक हो और सोशल रिपब्लिक्स हो। तो आगे आप लोग देखिए क्या लिखा है, पेइंग होम पेज टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आप देख रहे हो लिबर्टी मीन्स क्या होता है? फ्रीडम। तो आप देख रहे हो कि आदर और श्रद्धांजलि जो भी दिख रहा है लोग दे रहे हैं, वो किसको? एक स्टैचू को दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग आसपास जा रहे हैं, और नीचे देखिए फोरग्राउंड में आप देख रहे हैं कि शैटर्ड रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। एब्सोल्यूटिस्ट मीन्स होता है कि जो सिंगल किंग और मोनार्की सिस्टम वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, और मतलब इस तरीके का विजुलाइज वो कर रहे हैं फेडरिक सोरू। और वो ये शो कर रहे हैं कि ये अब जो है अब ऐसी मतलब कंट्री होगी, ऐसे सारी मतलब चीज़ें हों जिसमें फ्रीडम हो, जहाँ पर अपना वे ऑफ लिविंग हो, लोग अपने से जी सकें, रह सकें। तो इन द फर्स्ट प्रिंट द आर्टिस्ट शो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस, सोशल क्लासेस मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन ऑफरिंग होम पेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज द पास बाय इट। आप देख रहे हो एक लॉन्ग ट्रेन में लोग लगे हुए हैं और मार्चिंग में लगे हैं, सब एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। तो एट दैट टाइम आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन मीन्स लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। तो वॉज अ इमेज इन फीमेल फिगर हु हैल्ड द टॉर्च एंड इलाइटिन इन द वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स मैन इन द अदर्स। तो आप देख रहे हो सब कि स्टैचू होम पेज में आप दिख रहा है कि लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और लोग उसके मतलब एक लॉन्ग ट्रेन में मार्च कर रहे हैं, और लोगों का एक मतलब होप दिख रहा है कि एक लिबर्टी मिल जाए और उनका एक वे ऑफ लिविंग फ्रीडम हो जाए। मतलब एक तरीके से पेंटिंग में क्या शो किया जा रहा है, एक विजुअलाइजेशन, मतलब उनकी जो आर्टिस्ट फेडरिक सोरू की जो उसकी सोच थी कि वो वहाँ पर इस तरीके से मतलब फ्रीडम को दिखाया जा रहा है और लोग इसके पीछे फॉलो कर रहे हैं। तो नाउ इन द फोरग्राउंड आप देख रहे होंगे, नीचे देखिए सबके मुकुट टूटे हुए हैं और गिरे हुए हैं। तो वो ये दिखा रहा है कि इन द फोरग्राउंड द आर्टिस्ट डिपिक्टेड द शैटर्ड रिमेन ऑफ द सिम्बल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। दैट इज़ द एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन, जो किंग और राजा वो सिस्टम ख़त्म हो जाए पूरी तरीके से। और दिख रहा है कि जैसे दिखाया जा रहा है कि टूट चुका है, अब वो सिस्टम नहीं है और कोई किसी के अधीन नहीं रहेगा, सबके लिए लॉ समान होंगे। मतलब इस तरीके से इक्वालिटी शो हो रही है। और जो फेडरिक सोरू का आइडियलिस्ट विजन है कि द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एट डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर द फ्लैग्स एंड नेशनल कस्टम्स दिख रहे हैं। सबका एक मतलब अपने अपनी कंट्री का एक फ्लैग होगा, एक कस्टम्स हो गए, लीडिंग द प्रोसेसिंग्स ऑफ द स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड विच वेयर ऑलरेडी नेशन स्टेट एट दैट टाइम
and France with it as the revolutionary three colors flag had just reached the statues. आप 3 कलर्स में फ्लैग्स दिखाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि कितना अच्छा फेडरिक सोरू अपना एक विजुअलाइजेशन शो कर रहा है और दिखा रहा है। और ये किस ईयर में आए फेडरिक सोरू कर रहे हैं? 1848 में हम लोग ने देखा, और इन्होंने 4 प्रिंट्स की सीरीज़ को इसमें बताया हुआ है। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम लोग। What is the utopia? Utopia means होता है an idea the society based on nations of equality, social harmony, economic prosperity and political stability. That means कि ये मान लीजिए कि एक तरीके से well managed हो और सब चीज़ एक अच्छी हो, एक इथिकल हो, नो क्राइम, एकदम बेस्ट हो। इस तरीके की जो विजुअलाइजेशन, एक सोच, एक ड्रीम एक्चुअली वहाँ पे जो दुनिया में एक होता है ना, लोगों को एक सोच होता है कि बहुत अच्छी सी दुनिया हो, वहाँ पे एक इथिकल हो, वेल मैनेज्ड हो, सब कुछ बहुत अच्छे से हो। तो ये इसको क्या कहते हैं? उटोपिया कहते हैं, जिसमें हर चीज़ बेस्ट दिखाने की, एक वेल मैनेज्ड एकदम, यहाँ पे इथिकल्स, रूल एंड रेगुलेशन सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रही है। अब देखिए यूटोपिया विज़न क्या है। तो अभी ऑलरेडी मैंने क्लियर किया, एक यूटोपिया विजन मीन्स एक जो दृष्टिकोण है जो आर्टिस्ट का, वो उन्होंने शो किया है कि एक वर्ल्ड इस तरीके का हो। अब यूएस एंड स्विट्ज़रलैंड की बात अगर करें तो तब तक जो है नेशन स्टेट ये बन चुका था। और नेशन स्टेट क्या होता है? सब लोग सोच रहे होंगे कि मैम नेशन स्टेट क्या है। तो नेशन स्टेट मीन्स होता है कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, कॉमन मतलब सब कुछ कॉमन, हिस्ट्री, कॉमन ट्रेडिशन, हर चीज़ कॉमन होगा। और जो भी गवर्नमेंट भी बनेगी वो भी एक कॉमन पीपल से ही एग्रीमेंट होके वो फॉलो किया जाएगा। तो जो इस तरीके की स्टेट को क्या कहते हैं? नेशन स्टेट। वहाँ पे कोई मोनार्की जैसा सिस्टम नहीं चलेगा। तो यूएसए और स्विट्ज़रलैंड उस टाइम तक नेशन स्टेट बन चुके थे। नेक्स्ट आते हैं फ्रांस भी। तो आपने देखा यूएसए ने फॉलो किया, फिर स्विट्ज़रलैंड, और फिर नेशन स्टेट के लिए फिर फ्रांस भी फॉलो कर रहा है, और फ्रांस के बाद जर्मनी भी फॉलो कर रहा है। लेकिन जर्मनी तब तक नेशन स्टेट नहीं बन पाया था विथ रेटेड फ्लैग, और 3 कलर्स में फ्लैग लेके अपने लोग जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ द नेशन स्टेट? ऑलरेडी हम लोग ने फिर इस पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। क्या नेशन स्टेट इज़ वन इन विच अ मेजर ऑफ द सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूल कम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। जो कॉमन आइडेंटिटी शेयर हो रही है, हिस्ट्री और डिसेंट, कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, और एक कॉमन आप जो एग्रीमेंट होके गवर्नमेंट रेडी तैयार की जा रही है, इस सब चीज़ों को क्या कहते हैं? नेशन स्टेट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, Germany is being followed by the people of Australia, the Kingdom of Two Slices, and Lombardy, and Poland, England, Ireland, and Hungary, and Russia. तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये फील किया जा रहा है कि उनको भी एक लिबर्टी मिले, वो भी डेमोक्रेसी में आए। तो फ्रांस भी फॉलो करा, फिर आपने देखा जर्मनी भी फॉलो कर, और आपने देखा कि जर्मनी का क्या है कि उसका भी एक ड्रीम है कि नेशन स्टेट बन जाए। इस पेंटिंग में दिखाया ही जा रहा था, अभी आपने देखा। तो फ्यूचर की भी जो आर्टिस्ट ने जो पेंटिंग बनाई है उसने प्रेजेंट की नहीं बनाई, उसने फ्यूचर तक की पेंटिंग को पूरा बताया कि आगे आप देख रहे थे कि बहुत लोग उसमें पूरा एक लॉन्ग मार्चिंग ट्रेन है, सब लगे हुए हैं। दिखाया जा रहा था उस पेंटिंग में कि सब लोग को एक क्या चाहिए? लिबर्टी चाहिए, एक नेशन स्टेट चाहिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि जर्मनी भी फॉलो कर रहा, फ्रांस ने, यूएसए और स्विट्ज़रलैंड भी फॉलो किया, और वो तब तक नेशन स्टेट बन चुके थे। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर जो पेंटिंग दिखाई गई है वो प्रेजेंट नहीं दिखाई है, पूरा फ्यूचर तक की उसमें आर्टिस्ट ने पूरा उसको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब कुछ उसको दिखाया है। और उन्होंने ये दिखाया कि लोग एक लीडिंग कर रहे हैं प्रोसेसिंग आर द स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्ज़रलैंड को, एंड वे आर ऑलरेडी नेशन स्टेट एट दैट टाइम। आपको पता है कि वो ऑलरेडी बन चुके थे। और फ्रांस विथ इट्स अ रिवॉल्यूशनरी ट्री कलर फ्लैग एंड हैड जस्ट रीच द स्टैचू ऑल्सो। तो आपने स्टेटस देखा कि जो यूएसए और स्विट्ज़रलैंड तो वो बन ही चुके थे नेशन स्टेट, उसके बाद फ्रांस ने भी फॉलो किया। फ्रांस ने भी अपने ट्री कलर्स उसको लेकर वहाँ पर
लॉन्ग मार्चिंग में है और वो भी लगे हुए हैं, और जर्मनी भी फॉलो कर रहा है, लेकिन जर्मनी तब तक नेशन स्टेट नहीं बन पाए। लेकिन जर्मनी भी अपनी लिबर्टी और फ्रीडम के बारे में, अपनी ड्रीम के बारे में, उसके बारे में सोच रहा है कि वो भी, तो आर्टिस्ट ने वो भी दिखाया है कि लोग लगे हुए हैं, जो वहाँ की जो फॉलो पीपल्स, मतलब जो लोग थे जर्मनी के बाद भी तो ऑस्ट्रेलिया फॉलो की, और फिर वहाँ के जो और छोटे छोटे कंट्रीज़ में जो पार्ट्स थे वो भी सब लगे हुए हैं कि सबको नेशन स्टेट और लिबर्टी की नीड है। तो इस तरीके से ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया और किस तरीके से आइडिया लोगों के बीच में आया एक नेशन का। तो 1789 में एबॉलिशंस ऑफ मोनार्की एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, और मोनार्की जैसे सिस्टम को एबॉलिश किया गया और उसके बाद डेमोक्रेसी को स्प्रेड किया गया। पावर ट्रांसफ़र फ्रॉम अ मोनार्की टू कॉमनर, जो मोनार्की के पावर को ट्रांसफ़र किस में किया गया, कॉमन पीपल। ब्रॉट न्यू फ्लैग, आप देख रहे होंगे कि न्यू फ्लैग एक ब्लू और रेड और वाइट का आप दिख रहा है, और इस तरीके से ट्री कलर में फ्लैग को प्रेजेंट किया गया। और फ्रांस बिकम द नेशनल लैंग्वेज, तब तक वो और जो फ्रांस को क्या बनाया गया, एक नेशनल लैंग्वेज बनाया गया। न्यू नेशनल एंथम को कंपोज किया गया, और जो गवर्नमेंट सेलेक्ट हो रही थी इलेक्टेड, वो इलेक्शंस के अकॉर्डिंग, और स्टेट जनरल एंड उसका नाम क्या रीनेम करा गया, नेशनल असेंबली। और इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को भी एबॉलिश किया गया, जो टैक्सेस वगैरह लग रहे थे वो भी जो इंटरनल में लोग एक ट्रेडिंग वगैरह या गुड्स और सर्विसेज को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे तो वो सारी भी कस्टम ड्यूटीज़ को एबॉलिश किया गया। नेशनलिज्म आइडिया टेकन अब्रॉड बाय फ्रेंच आर्मी। तो इस तरीके से जो नेशनलिज्म की जो भावना थी और वो पूरे अब्रॉड में कैसे फैली, और तो किसके द्वारा, फ्रेंच आर्मी के। तो आपने देखा कि जो आइडियाज़ में यहाँ पर 8 टॉपिक्स में डिस्क्राइब किया गया है, और जो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी प्रोक्लेम टू हेल्प द यूरोपियंस टू कॉन्स्टिट्यूट द नेशन स्टेट। तो वेरियस रिवॉल्यूशनरी तो क्लब्स में आप देखेंगे, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं उसको आप लोग देखेंगे कि एक जैकोबिन क्लब्स भी बनाया गया था फॉर्म। आइए तो ये देखिए जैकोबिन क्लब्स बनाए गए थे। तो इसमें वेरियस रिवॉल्यूशनरी क्लब्स लाइक द जैकोबिन clubs began to be formed by the student and educated middle class in different European cities based on French model। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो स्टूडेंट और एजुकेटेड, यहाँ तक कि पेरेंट जो पढ़े लिखे हैं, और वो एक मतलब इसमें जैकोबिन क्लब्स बनाए हुए हैं। और उसमें और ये क्यों बनाए थे, इन्होंने अपने मतलब इन्होंने नेशन स्टेट लाना चाहते थे, और इन्हें भी एक था कि जो रूल एंड रेगुलेशन गलत है उसके लिए वो आंदोलन करना चाहते थे, मतलब एक तरीके से ख़त्म करना चाहते थे। और इसमें जो भी बुराई थी, जो चीज़ें भी गलत हो रही थी, उस तरीके से ये जैकोबिन क्लब में जो भी लोग मेंबर्स थे उस एक तरीके से मतलब आंदोलन कर रहे थे, और वो नेशन स्टेट को लीड कर रहे थे। और ये सारी चीज़ों की जो मतलब लड़ाई थी वो कौन लीड कर रहा था, ये अभी आपको हम बता रहे हैं। तो इससे पहले आप देखिए कि जो कैम्पेजन फ्रेंच आर्मी थे, तो आर्मी के मूव करने लगी इनटू द हॉलैंड, बेल्जियम एंड स्विट्ज़रलैंड, इटली इन 1790। मतलब रिवॉल्यूशनरी के जो वॉर इन कंट्री लाइक जो लड़ाई हो रही, मतलब लड़ाई जो लोग कर रहे थे नेशन स्टेट के लिए, उनको भी वो कितने देश में हुई, और कितने देश उसमें लोग लड़ रहे थे जाके और नेशन स्टेट बनाना चाह रहे थे। और तो आप देख रहे हैं कि हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड इटली। तो फिर आपने देखा कि इस तरीके से कि जो आर्मी मूव करी हॉलैंड, बेल्जियम एंड स्विट्ज़रलैंड और इटली में 1790 में, तो इस तरीके से आपने देखा कि कैम्पेजन ये सारी चीज़ें कौन लीड कर रहा था। अब ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि कौन लीड कर रहा था, तो ये लीड नेपोलियन कर रहा था। नेपोलियन ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग द आइडियोलॉजीज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन द यूरोपियन कंट्री थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो जो भी चेंजेस कर रहा था वो कौन कर रहा था, नेपोलियन, क्योंकि नेपोलियन का भी बहुत बड़ा रोल था फ्रेंच आर्मीज में, पावरफुल था वो, और वो चाह रहा था कि इस तरीके से हम पूरे पावर को मतलब अपने अंडर में लें और सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करें।
और इस तरीके से जो डेमोक्रेसी की थी वो पूरी तरीके से ख़त्म कर रहा था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो आइडियाज़ आए और जो इतने, तो ये किस ईयर में कब नेपोलियन आया ये भी अभी आपको हम बता रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि 1789 में जैसे आपने देखा कि मोनार्की जैसे चीज़ों को इस्टेब्लिशमेंट मतलब उसको एबॉलिश करके इस्टेब्लिश किसका किया गया, डेमोक्रेसी का। फिर पावर ट्रांसफ़र किया गया कि मोनार्की से कॉमन पीपल में, फिर कॉमन पीपल भी अपने से इलेक्ट कर सकते थे स्टेट जनरल को, और उसका नया नाम रिनेम किया गया नेशनल असेंबली। फिर आपने देखा कि ब्रॉड द न्यू फ्लैग फ्रांस के लिए लाया गया ट्री कलर में। फिर फ्रेंच जो थे बिकम जो नेशनल लैंग्वेज बनाई गई फ्रेंच को, और इंटरनल जो कस्टम ड्यूटीज़ जो थे वो सारे जो चार्जेस लगते तो वो एबॉलिश किए गए। फिर नेशनलिज्म जो आइडियाज़ को पूरे अब्रॉड में फ्रेंच आर्मी के अकॉर्डिंग मतलब चीज़ों को पूरे जगह फैलाने की उन्होंने सोचा कि हम जैसे नेशन स्टेट में हैं तो और लोगों में भी बीच में फैलाएं। तो आपने देखा कि वो लोग ने जैकोबिन जैसे क्लब ने अब जो भी गलत चीज़ें थी उसको रिमूव किया। फिर उन्होंने कहाँ कहाँ उस चीज़ की लड़ाई करने के लिए हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली, इन सब जगह पे भी फ्रेंच आर्मी को मूव किया। और अदर पार्ट्स में भी यूरोप में वो चाह रहे थे कि सब जगह नेशन स्टेट बने। लेकिन ये सारी लीडिंग कौन करा रहा था, नेपोलियन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल था। और नेपोलियन चाहता था कि हम सारी चीज़ें करें, जो मतलब वो जो डेमोक्रेसी थी उसको पूरी तरीके से उसने ख़त्म किया और अपने नेपोलियन केम इन पावर, अपना ही था उसके पास पावर और अपने ही अकॉर्डिंग उसने काम किया। तो आइए हम लोग देखते हैं मेज़र बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये ऑलरेडी हम लोग ने ट्री कलर्स फ्लैग देखा, फिर इंटरनल कस्टम पढ़ा, यूनिफॉर्म सिस्टम, वेट मेज़र। मतलब यूनिफॉर्म सिस्टम मतलब होता है कि अगर यहाँ पर जो रेट है, मान लीजिए किसी पंजाब में आप गए तो पंजाब में आपने शुगर परचेज़ की तो अगर 40 की है तो 40 की सेम एज़ हरियाणा में भी होगी। मतलब जो भी रेट एडॉप्ट होगा वो सेम एज़ होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ डिफरेंट है तो वहाँ मतलब दूसरा रेट होगा। तो जो भी सिस्टम अडॉप्ट किया जाएगा वो सेम एज़ होगा। तो इस तरीके से कॉमन लैंग्वेज फ्रेंच को बनाई गई। फिर यहाँ पर देखिए नेपोलियन बोनापार्ट आए हैं और इन्होंने कुछ बहुत अच्छा काम भी किया था, ऐसा नहीं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने बहुत अच्छे रिफॉर्म्स भी किए हैं। वो क्या था, 1799 में 1799 में नेपोलियन केम इन पावर, और तब तक ये एक बहुत पावरफुल बन गए और इन्होंने अपने तरीके से वर्क किया है। और इन्होंने अपने मतलब जैसा कि आपने देखा कि कितना अच्छा फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था और कितने अच्छे से उनकी डेमोक्रेसी स्प्रेड हो गई थी। लेकिन इनकी एंट्री कब हुई है, 1799 में। और इस तरीके से आप देखिए कि इन्होंने उसी बीच में 1804 में सिविल कोड और नेपोलियनिक कोड बनाया। और ये कब तक रहे, 1815 तक रहे, वाटरलू तक। अभी इनका भी आप आगे पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ हम लोग पढ़ते हैं कि इक्वलिटी जो बिफोर लॉ थी, तो सिविल कोड में इन्होंने क्या क्या चीज़ बनाई। तो फर्स्टली इन्होंने बताया कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो भी कानून बनेगा वो सबके लिए सेम रहेगा। राइट टू प्रॉपर्टी, पहले क्या होता था, जो भी प्रॉपर्टी है वो किंग की हो जाती थी, किंग ही का मतलब राइट होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि राइट टू प्रॉपर्टी जिसकी है वो उसी को ही रहेगी। फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश किया गया और जो पीजेंट्स थे जो काम करते थे, और जैसे किंग है, किंग क्या करता था, जो उसकी ज़मीन होती थी वो लॉर्ड को दे देता था, जो रिच पर्सन को, और लॉर्ड क्या करते थे, वो पीजेंट को अपने यहाँ बहुत ज़्यादा काम कराते थे और मजदूरी कराते थे, लेकिन उस हिसाब से उनको इनकम भी नहीं देते थे। और कभी अगर इनकम दे भी दिए तो उनको बहुत उस जितनी वो मेहनत करते थे उससे बहुत कम देते थे। तो इस तरीके के सिस्टम को भी उन्होंने एबॉलिश किया और ख़त्म किया और फ्रीडम किया पीजेंट को भी पूरी तरीके से। और जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थे जो वो भी सब रिमूव किया, जो भी मतलब जो भी रिस्ट्रिक्शन जैसे यूनिफॉर्म लॉ है, स्टैंडर्डाइज वेट मेज़र, कॉमन नेशनल करेंसीज हो गई, मूवमेंट जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, वो सारे रिस्ट्रिक्शन को भी रिमूव किया। अब जैसे ट्रांसपोर्टेशन में तो उन्होंने, और कम्युनिकेशन सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत अच्छा क्विक मूवमेंट उन्होंने किया और बहुत अच्छा इम्प्रूव किया इसमें। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट विच लेड टू द ईजी एंड क्विक द मूवमेंट ऑफ गुड्स।
इस तरीके से सिविल कोड 1804 में रिफॉर्म्स हुआ। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, जैसा कि अभी आपने पढ़ा, राइट टू प्रॉपर्टी, और फिर एबोलिश ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। तो इसमें भी इन्होंने जो भी पीजेंट थे और जैसे नोबैलिटी थे, तो पहले क्या होता था इस सोसाइटी में कि अगर नोबैलिटी है तो उसको बहुत हर चीज़ सब कुछ मिलेगा और पीजेंट को नहीं। तो इन्होंने सारी चीज़ें एबॉलिश किया, ख़त्म किया और सबको इक्वली चीज़ें एक कानून बनाया कि सबको जो भी मिलेगा वो सबको इक्वल मिलेगा। राइट टू प्रॉपर्टी, जैसा कि अभी आपने ऊपर पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम में भी इम्प्रूव किया। फीडर सिस्टम एबॉलिश किया, जैसा अभी हमने बताया कि किंग के पास बहुत सारी ज़मीन हुआ करती थी, तो वो लॉर्ड को इसलिए दे देता था कि कभी वॉर हो तो उनकी आर्मीज़, जो उनके पास खुद की आर्मीज़ हों, वो ले सकें और उनसे हेल्प ले सकें। इस वजह से वो लॉर्ड को दे देते थे और लॉर्ड उससे क्या करते थे, उस ज़मीन पे पीजेंट से फ्री में काम कराते थे। और बहुत ज़्यादा मतलब जो गरीब फार्मर्स थे उनको ज़बरदस्ती अपने यहाँ काम करा के उनको पैसा भी नहीं देते, और पैसा कभी उन्होंने अगर दे भी दिया तो उनकी जो मेहनत थी उससे बहुत कम देते थे। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, सिविल कोड में पूरी तरीके से रिमूव किया। तो आपने देखा ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम कितना अच्छा इम्प्रूव किया, बहुत काफ़ी हद तक उन्होंने। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो नेपोलियन था वो बहुत पॉपुलर हो गया, लोग उसको बहुत मानने लगे, बहुत उसको इम्पोर्टेंट देने लगे। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स थे इसके। क्या थे, पहले आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर पीजेंट आर्टिशन कितना बिजनेसमैन बहुत हैप्पी होने लगे क्योंकि टैक्सेस वगैरह सब हट गए थे। लेकिन कुछ इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स था। क्या था, टैक्सेस को इसने इंक्रीज़ कर दिया। दूसरा, सेंसरशिप वेयर इम्पोज, सबसे बड़ा कि टैक्सेस तो बहुत बढ़ा दिया गया, लोग इसके विरोध होने लगे। फिर सेंसरशिप में क्या प्रॉब्लम, वेयर इम्पोज मतलब कि जो भी न्यूज़पेपर या मैगज़ीन में कुछ भी अगर इसके खिलाफ होगा तो उसको बहुत बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। इस तरीके से नेपोलियन ने, अगर मतलब नेपोलियन कुछ गलत भी करेगा तो उसके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। तो ये ड्रॉबैक्स था। दूसरा कि बहुत ज़बरदस्ती लोगों को, जो भी आम लोग थे उनको ज़बरदस्ती फोर्स करके ज्वाइन करा रहा था फ्रेंच आर्मी। तो इस तरीके से पार्ट 1 हमारा क्लियर होता है और लेक्चर हमारा 16 था ये। और ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए कि आपने देखा कि किस तरीके से 1799 में नेपोलियन आया, 1804 में सिविल कोड, और 1815 हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। 1815 में आप देखेंगे कि नेपोलियन की स्टोरी जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी क्योंकि एक वाटरलू